बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम बिसाबरी ही है आप लोगों से। आज हम करंट अफेयर्स के जो बेसिक टॉपिक्स हैं उस हवाले से कश्मीर इशू पे बात करेंगे। और इस पे बात करने के लिए कुछ बेसिक जो आउटलाइन हम यूज़ करेंगे वो ये है कि बेसिकली हम कश्मीर की ज्योग्राफी पे बात करेंगे, उसकी हिस्ट्री, डेमोग्राफी और यूनाइटेड नेशंस का, यूएनओ का क्या रोल रहा इस कश्मीर इशू के हवाले से। और फिर इसके कुछ पॉसिबल सॉल्यूशंस क्या-क्या हो सकते हैं, क्या बातें होती रही हैं। मतलब इस लेक्चर में आपको सब कुछ वो मिलेगा जो कि आपको कश्मीर इश्यू के हवाले से पता होना चाहिए। और अगर आप ये सारी चीज़ें ज़हन में रखेंगे तो कश्मीर इश्यू के हवाले से बाद में कोई भी आर्टिकल, कोई चीज़ आपके सामने आती है तो आप उसको बड़े अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो इस हवाले से सबसे पहले हम चलते हैं ज्योग्राफी ऑफ कश्मीर पे। कि कश्मीर इश्यू जो है उसको समझने से पहले हम ये समझते हैं कि कश्मीर असल में एरिया कहाँ पे है और किस तरह से ये इसका ताल्लुक बनता है पाकिस्तान के साथ, इंडिया के साथ। तो इससे पहले हम जो मैप्स वगैरह देख चुके हैं उसमें आप ज़रा गौर करें कि यहाँ इस एरिया के साथ इधर को जो पाकिस्तान का सारा एरिया ये टच करता है पाकिस्तान यहाँ से। ये वो पॉइंट है, मतलब ये समझ लें कि पाकिस्तान का जो मैप अगर हम देखें तो ऊपर वाला ये जो राइट साइड वाला एरिया होता है ये वो कश्मीर है। ठीक हो गया। इसमें कश्मीर का मैप समझने के लिए आपको कुछ चीजें समझना जरूरी है। नंबर वन, कि ये जो येलो वाला एरिया है ये है वो सारा एरिया जो कि इस वक्त इंडिया के कब्जे में है, जिसको हम इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर कहते हैं। ये जो ग्रीन वाला एरिया है ये सारा एरिया पाकिस्तान के पास है, जिसको हम आज़ाद कश्मीर कहते हैं। और ऊपर ये वाला एरिया जो है ये गिलगित बल्तिस्तान है, ये भी पाकिस्तान ही के ज़ेरे कंट्रोल है। और पाकिस्तान की गवर्नमेंट है, और पाकिस्तान का बल्कि ये एक अलग से एक सूबा समझा जाता है। अच्छा, फिर उसके बाद ऊपर चलते हैं तो ये जो एरिया है ये भी कश्मीर का पार्ट है। मतलब ये जो इस वक्त आपके सामने मैप है, मैं आपको जरा ये बता दूं इसका, कि ये असल वो रियासत जम्मू कश्मीर है जो कि जब पाकिस्तान और इंडिया बने हैं, आज़ाद हुए हैं, तो उस वक्त ये जम्मू कश्मीर की रियासत थी। ठीक है, जिसका टोटल एरिया ये लिखा हुआ है ऊपर, आप इसको देख लें। राइट। अच्छा, अब इसमें इसमें बहुत सारे अलग अलग एरियाज भी हैं। मतलब ये तो टोटल रियासत सी जम्मू कश्मीर की, जिसके ऊपर जो महाराजा हरी सिंह है उसकी हुकूमत थी। ठीक है। अच्छा, अब इसमें फर्दर आगे डिवीजन भी है। ठीक है। तो फर्दर डिवीजन क्या है कि ये जो नीचे वाला ये वाला एरिया है ना, इसको हम कहते हैं जम्मू का एरिया। ये जम्मू का एरिया है। ऊपर चले जाएं तो ये ज्यादा पहाड़ी इलाका है, ये कश्मीर का एरिया है। ये लद्दाख का एरिया है। ये सेंट्रल हिस्सा है जो वादी कश्मीर जिसको हम कहते हैं, ये लद्दाख है। ऊपर ये गिलगित बल्तिस्तान है। मतलब ये ज्योग्राफिकली अलग अलग खित्ते थे, लेकिन ये इस वक्त जो आपके सामने मैप है ये वो मैप है, ये उस वक्त का मैप है जो रियासत कश्मीर की थी, स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जो कि अंडर द ब्रिटिश गवर्नमेंट था। जैसे ब्रिटिश कॉलोनीज थी, तो इंडिया एक ब्रिटिश कॉलोनी थी। और इंडिया के अंदर बहुत सारी और रियासतें थीं, जैसा कि हैदराबाद की रियासत है, जूनागढ़ की रियासत है, भावलपुर की रियासत है। इस तरह की और बहुत सारी रियासतें थीं जो कि इंडिया के अंदर थीं, और वो भी ब्रिटिश कंट्रोल के अंदर ही थीं। अच्छा, अब इसमें ये जो ज्योग्राफी में आप ये देख रहे हैं कि ज्यादातर एरिया कश्मीर का वो किसके पास है, वो इंडिया के पास है। गिलगित बल्तिस्तान जो है वो पाकिस्तान के पास है। आज़ाद कश्मीर ये भी पाकिस्तान के पास है। ठीक है।
अच्छा, अब इससे जब हम आगे चलते हैं, तो ये आज़ाद कश्मीर का एक अलग से मैप मैंने यहाँ पे शो किया हुआ है। आज़ाद कश्मीर के डिफरेंट जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनका ये अलग-अलग मैप है, ठीक है? अच्छा, अब इसके बाद और ये याद रखना है आपने कि ये जो मैप्स हैं, आज़ाद कश्मीर का भी ये वाला मैप और इसके अलावा जो गिलगित-बल्तिस्तान का अलग से डिस्ट्रिक्ट वाइज़ मैप है वो सारा, वो हम लेक्चर की इस सीरीज़ के स्टार्ट में जब रीजन्स ऑफ पाकिस्तान पढ़ रहे थे, तो उसमें वो सारा हमने डिटेल में पढ़ा हुआ है। इसलिए मैं कोई बहुत ज़्यादा डिटेल इसको नहीं दे रहा। अच्छा, अब ये मैप आपको शो करता है कि पाकिस्तान में कश्मीर कहाँ पे है, ठीक है? ये है, ये पाकिस्तान का एरिया है, ये सारा इधर पाकिस्तान है और असल में ये वो एरिया है जो मैंने इससे पहले ज़रा बड़ा करके दिखाया था आपको। ये वो एरिया है जो मैं अभी सर्कल कर रहा हूँ अपने माउस से, ये वो एरिया है जिसको हम रियासत जम्मू एंड कश्मीर बोलते हैं और ये जो गिलगित बल्तिस्तान का एरिया है, ये भी उस रियासत का हिस्सा था। उस रियासत का हिस्सा ये था। अच्छा, अब ये तो होगी ज्योग्राफी। इसके बाद हिस्ट्री की तरफ आते हैं। हिस्ट्री कश्मीर की पहले बताई जाएगी और उसके बाद जो है वो कश्मीर इशू की हिस्ट्री बताई जाएगी। अच्छा, कश्मीर की हिस्ट्री ये है कि एंशिएंट पीरियड में बहुत पुराने उसमें दौर में जबकि आप समझ लें कि ये बिफोर क्राइस्ट की बात है, इस्लाम के दुनिया में आने से पहले की बात है कि ये हिंदुइज्म का, बुद्धिज्म का ये मरकज़ था, जिसमें कि हुकूमत करने वाले जो एम्पायर्स थे उसमें मौर्य एम्पायर और कुशन एम्पायर और गुप्ता एम्पायर, यानी कि जो इंडिया पे पहले से हुकूमत करते थे वही कश्मीर के ऊपर भी हुकूमत कर रहे थे। दूसरे लफ्जों में कश्मीर इंडिया का शुरू से पार्ट रहा। इंडिया का मतलब मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पाकिस्तान तो उस वक्त था नहीं ना। अच्छा, अब इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री हम इस तरह से देखते हैं कि 1400 जो सेंचुरी है, अब एंशियंट पीरियड से थोड़ा सा आगे आ जाते हैं मिडीवियल पीरियड में, ठीक है, जो कि 14 सेंचुरी में जो दिल्ली सल्तनत बनी, जिसमें कि 1206 में जो बनी थी ना, कुतुबुद्दीन ऐबक से स्टार्ट हुई और फिर उसके बाद खानदान गुलामा जो दिल्ली सल्तनत थी, फिर उसके बाद आगे खिलजी खानदान आ गया और फिर बाकी सारे इस तरह से आगे आते रहे। उनमें ये 14 सेंचुरी में फतह हुआ कश्मीर और दिल्ली सल्तनत में शामिल हुआ। फिर उसके बाद मुगल एम्पायर में भी ये कश्मीर जो है वो इंडिया के साथ ही रहा, पूरा एरिया। 19 सेंचुरी में कश्मीर के ऊपर जो है वो सिख रियासत कायम हो गई, यानी कि सिख रियासत आप कह लें कि सिख जो बादशाह है वहां पे वो हुकूमत करने लगा, जो रंजीत सिंह और इस तरह से आगे फर्दर उसके जो डायनेस्टी के लोग थे वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर ये सब कुछ ये चल रहा था, ठीक है। अच्छा, अब देखने वाली बात ये है कि असल जो सिख रियासत थी वो पंजाब और इधर सिख के एरिया जो इस वक्त इंडियन पंजाब और पाकिस्तानी पंजाब है, तकरीबन इन सब एरियाज को मिला के अपना सिख जो एम्पायर बनता था और उसको उसने साथ अपने कश्मीर को भी मिलाया हुआ था। अच्छा, उसके बाद फिर 1846 में एक ट्रीटी ऑफ अमृतसर हुई, जिसमें के एक डोगरा रूलर था महाराजा गुलाब सिंह। महाराजा गुलाब सिंह, क्या हुआ, ट्रीटी किसके दरमियान में हुई? महाराजा गुलाब सिंह और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के दरमियान में। और उन्होंने, ये जो ब्रिटिश लोग थे, उन्होंने 1846 में ये ट्रीटी करके ये जो कश्मीर का एरिया है ये महाराजा गुलाब सिंह को वहां पे अपना रूलर बना दिया और उन्हें कहा कि यही हमारा वहां पे रूलर है और ये एक प्रिंसली स्टेट के तौर पर इसको डील करेगा। बिल्कुल इसी तरह से जैसा कि सवात की स्टेट थी या बहावलपुर की स्टेट थी या जूनागढ़ थी या कोई भी और स्टेट या हैदराबाद, ठीक है, हैदराबाद दक्कन। अच्छा, तो ये हुआ, लेकिन अगर गौर करने वाली बात है कि ये वो 1846 यानी कि 1846 का ये वो दौर था कि जब
जो अवाम थी, जो लोग थे, वो मुस्लिम्स थे मेजॉरिटी। क्योंकि यहाँ पे इस्लाम फैलाने में, जिस तरह से इंडिया के बाकी इलाकों में इस्लाम फैलाने में औलिया किराम ने अपना बड़ा रोल प्ले किया, बिल्कुल इसी तरह से इस्लाम फैलाने में कश्मीर में भी बड़ा रोल प्ले किया औलिया किराम ने। और आप कश्मीर में, आज़ाद कश्मीर में देखें या आगे दूसरी तरफ मकबूजा कश्मीर में देखें, जगह जगह आपको मुख्तलिफ औलिया किराम के मज़ारात मिलेंगे, जिसमें कि वो उस हिस्ट्री से या उससे भी ज़्यादा पुराने या कुछ नए ऐसे लोग मिलेंगे, इनके मज़ारात मिलेंगे जो कि वहाँ पे जिन्होंने जाके इस्लाम फैलाया। अच्छा, अब ये जो जब यहाँ पे अब एक बात यहाँ पे रुक के बात समझने वाली है ये, कि इस ट्रीटी के मुताबिक बरतानिया ने, सल्तनत बरतानिया ने एक प्रिंसली स्टेट को एक्नॉलेज कर लिया और उन्होंने इस चीज़ को मान लिया कि कश्मीर के ऊपर महाराजा गुलाब सिंह जो है वो उसकी हुकूमत होगी, ठीक है? और नीचे जो है ना, वो जो ज़्यादातर जो अवाम है, पॉपुलेशन है, वो तो मुस्लिम ही थी। अच्छा, अब इसके बाद जब हम आते हैं, तो पार्टीशन आ गई, 1947 का टाइम आ गया। अच्छा, अब 1947 के टाइम पे ये जब पाकिस्तान और इंडिया की पार्टीशन हो रही थी, तो उस वक़्त पार्टीशन में ये उसूल तय किया गया था कि जितने भी प्रोविंसेस हैं, जैसा कि पंजाब प्रोविंस था, जैसा कि हरियाणा था, जैसा कि महाराष्ट्र था, मतलब जो भी पाकिस्तान इंडिया में जो भी प्रोविंसेस थे, जो कि सूबा सरहद था, बलूचिस्तान था, सिंध था। बलूचिस्तान तो खैर उस वक्त प्रॉपर सूबा नहीं था, सिंध आप कह लें। अच्छा, अब ये जो एरियाज थे जितने भी, ये टोटल प्रोविंस जो हैं जाएगा जिसके भी साथ जाना है, ठीक है? तो प्रोविंशियल प्रोविंशियल जो असेंबलीज थी, उन्होंने डिसाइड किया, लेकिन पंजाब की पार्टीशन डिसाइड की कि पंजाब सिर्फ और सिर्फ पार्टीशन होगा, जिसके लिए रेड क्लिफ कमीशन जो है वो बना, ठीक है? पंजाब की पार्टीशन। नंबर टू, सूबे पूरे के पूरे जिसके साथ साथ जाने हो जाएंगे, जिसकी वजह से सिंध की असेंबली ने पाकिस्तान के साथ आना चाहा। बलूचिस्तान की जो उस वक्त एक असेंबली थी, जो प्रॉपर प्रोविंस तो नहीं था लेकिन एक असेंबली मौजूद थी, उन्होंने स्पेशली जो वहाँ के काजी मोहम्मद ईसा और जो उस वक्त कलात के जो हुक्मरान थे, वो उन सब ने पाकिस्तान के साथ इल्हाक किया। फिर के जो अब केपीके है, उस वक्त जो एनडब्ल्यूएफपी था, उन्होंने भी पाकिस्तान के साथ इल्हाक किया। अच्छा, और पंजाब की पार्टीशन हो गई। अच्छा, और तीसरी बात यह है कि प्रिंसली स्टेट्स जो थी, जो प्रिंसली स्टेट्स थी, जो पाकिस्तान के एरिया में भी थी, वो जहाँ पे के कदीमी ऐसे ही जो हुक्मरान खानदान चले आ रहे थे, तो बरतानवी गवर्नमेंट ने उनको प्रिंसली स्टेट्स का दर्जा दिया हुआ था। उनको भी कहा गया, उनको कहा गया कि भाई, जो मतलब जरा गौर करने की बात की, कि जो प्रोविंसेस थे, उनकी गवर्नमेंट्स डिसाइड करेंगी कि उन्होंने किस कंट्री के साथ जाना है, पाकिस्तान या इंडिया के साथ। लेकिन जो प्रिंसली स्टेट्स थी, वहां पे उनकी मेजॉरिटी पॉपुलेशन की बेस पे डिसीजन होगा। अगर वो मेजॉरिटी पॉपुलेशन मुस्लिम है, तो वो पाकिस्तान के साथ जाएंगे, और अगर मेजॉरिटी पॉपुलेशन हिंदू है, तो वो किसके साथ जाएंगे? इंडिया के साथ जाएंगे। अच्छा, अब ये जरा ध्यान में रखना है। अब इस उसूल को, इस वो जो पार्टीशन का उसूल बना था, मैं ये आपको इसलिए बार बार गौर करने का कह रहा हूँ क्योंकि असल झगड़ा यहाँ से शुरू हुआ था, और आपको असल झगड़े का पता होना चाहिए। झगड़ा यही था कि प्रिंसली स्टेट्स के बारे में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उसूल ये तय किया था कि उसमें अगर मेजॉरिटी पॉपुलेशन मुस्लिम है, तो वो पाकिस्तान के साथ वो पूरी की पूरी स्टेट जाएगी। और अगर मेजॉरिटी पॉपुलेशन मुस्लिम नहीं है, हिंदू है या कोई भी और है, तो वो इंडिया के साथ जाएगी। ठीक हो गया? और जहां पे झगड़ा पड़ेगा, वहां पे रेफरेंडम होगा, अवाम की मर्जी के मुताबिक होगा। मतलब यहाँ याद ये रखना है कि जो प्रिंस प्रिंस जो वहां पे था, जो हुक्मरान था, जो राजा था, उस राजा की मर्जी के साथ स्टेट का इल्हाक नहीं होना था, ठीक है? राजा की मर्जी के साथ स्टेट का इल्हाक नहीं होना था, बल्कि
उस अवाम की पॉपुलेशन को देखा जाना था और अगर कहीं पे झगड़ा पड़ता तो रेफरेंडम होना था। अब कश्मीर में मेजॉरिटी पॉपुलेशन तो मुस्लिम थी, तो किसके साथ आना था? पाकिस्तान के साथ आना था, ठीक है? लेकिन हुआ ये कि उस वक़्त जो हरी सिंह, महाराजा हरी सिंह था, जो उस रियासत का हेड था, उसने गैर कानूनी तौर पर ही एक डॉक्यूमेंट बनाया जिसको डॉक्यूमेंट ऑफ एक्सेशन कहा जाता है। महाराजा हरी सिंह एक्सीडेड टू इंडिया, मतलब क्या है कि महाराजा हरी सिंह जो था, उसने गलत तरीके से यानी कि जो उसूल ही नहीं था, उसने एक डॉक्यूमेंट लिखा, डॉक्यूमेंट ऑफ एक्सेशन जिसे कहा जाता है, और इंडियन गवर्नमेंट के साथ इल्हाक करके कश्मीर का इल्हाक अपना इंडिया के साथ कर दिया। और इसके साथ ही इंडियन फौजें वहां से चल पड़ी और उन्होंने कश्मीर के ऊपर कब्जा कर लिया। अच्छा, अब उधर से वो चल पड़े और इधर से पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने, जरा ये याद रखना है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने अपनी फौज को हुक्म दिया कि आप भी आगे बढ़ना शुरू हो जाए। लेकिन उस वक्त जनरल ग्रेसी था, पाकिस्तान का आर्मी चीफ, जनरल ग्रेसी जो कि ब्रिटिश था। उसने कायदे आजम का हुक्म नहीं माना। ये भी तारीख का हिस्सा है। ये भी तारीख का हिस्सा है कि उसने कायदे आजम का हुक्म नहीं माना और उसने अपनी फौजें आगे नहीं की। मजबूरन फिर जो उस इलाके के ट्राइबल चीफ थे, जैसा कि गिलगित बल्तिस्तान का तो सारा एरिया पाकिस्तान के साथ टच हो गया, तो वहां उसे और उन्होंने इल्हाक कर दिया। उन्होंने कहा जी हम पाकिस्तान के साथ जाना है। उनके जो बड़े थे, उनके जो एल्डर्स थे, ठीक है, और पाकिस्तानी फौजें वहां पे चली गईं। लेकिन उस गिलगित बल्तिस्तान, जो इस वक्त हम गिलगित बल्तिस्तान कहते हैं ना, उस वक्त उसको वो कहा जाता था फाना, फेडरली एडमिनिस्ट्रेड ट्राइबल एरियाज। वो अटैच हो गए, पाकिस्तानी फौजें वहां पे चली गई, लेकिन कश्मीर के लिए पाकिस्तानी फौज ने जिन्ना के, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के हुक्म के बावजूद आगे नहीं बढ़ी। तो फिर वो जो ट्राइबल लोग थे, जिसमें कुछ पख्तून पॉपुलेशन भी थी और जिसमें कुछ कश्मीरी लोग थे और जिसमें कुछ बल्तिस्तान और स्कर्दू वाली साइड के लोग भी थे, उन्होंने अपने तौर पर कश्मीर के एरिया में आगे बढ़ना शुरू कर दिया। तो इस वक्त जो आज़ाद कश्मीर का एरिया है, ये वही एरिया है जो उन मुजाहिदीन ने आगे बढ़ के अपने कब्जे में लिया था। तो दूसरे लफ्जों में, इधर से मुजाहिदीन आगे बढ़ते जा रहे थे, उधर से इंडिया की फौजें आ रही थीं। तो जाहिर है इंडिया की फौज के पास तो बहुत ज्यादा रिसोर्सेज होते हैं, तो इसलिए उन्होंने जल्दी ही श्रीनगर के ऊपर कब्जा कर लिया और जो मेन एरिया था कश्मीर का और जम्मू का, उसके ऊपर कब्जा कर लिया। ठीक है, उसके ऊपर कब्जा कर लिया और उसके ऊपर कब्जा करके आगे बढ़ने चाहा। इधर से ये मुजाहिदीन आगे बढ़ते जा रहे थे। तो 1948 में फिर ये वॉर हुई, जो कि पाकिस्तान और इंडिया की पहली वॉर कश्मीर में कही जा सकती है। ठीक है। अच्छा, और इसमें फिर ये हुआ कि 1948 में नेहरू जो था, वो अक़वाम मुत्तहिदा में गया, यूनाइटेड नेशंस में, इस सलामती काउंसिल में इस करारदाद को लेके गया कि जी जंग बंदी करवाई जाए और पाकिस्तान और कश्मीर के ऊपर इंडिया का जो जो है वो कब्जा है वो तस्लीम किया जाए। तो उस वक्त यूनाइटेड नेशंस ने जंग बंदी करवाई और उस करारदाद के मुताबिक ये है कि इस यकीन दहानी के साथ करवाई कि जहां जहां जो जो फौजें हैं वो रुक जाएं। इधर से तो मुजाहिदीन थे ना, वो वहीं पे रुक गए, पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने कहा। और साथ फिर जाहिर है जितना हिस्सा मुजाहिदीन ने कब्जा कर लिया था उस पे तो पाकिस्तानी फौज फिर चली गई ना, वो तो पाकिस्तान के कंट्रोल में आ गया। अच्छा, अब उस पोजीशन में अक़वाम मुत्तहिदा ने, यूनाइटेड नेशंस ने वहीं पे रोक दिया और उन्होंने कहा कि यहाँ पे रोक दिया जाए और बाद में कश्मीर में रेफरेंडम होगा। जिधर मेजॉरिटी पॉपुलेशन कहेगी इंडिया के साथ या पाकिस्तान के साथ, उसके साथ इस स्टेट का इल्हाक कर दिया जाएगा। और 1948 में उस वक्त ये जंगबंदी करा दी गई। और जिस जो लाइन बना उस वक्त, जो एक तरह से बॉर्डर बना, ठीक है, जो यही वाला बॉर्डर है, जो मैं आपको अभी मैप में दिखाता हूँ, यही वाला बॉर्डर जो है ना, ये जो ग्रीन और येलो को ये लाइन जो है वो
सेपरेट कर रही है, यही यही लाइन जो है, इसको उस वक्त 1948 में सीज फायर लाइन कहा गया, और फिर बाद में इसको जो पाकिस्तान और इंडिया का आपस का मुआहदा हुआ, तो इसमें इसको लाइन ऑफ कंट्रोल कहा गया, एलओसी जिसको अब कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में, एलओसी लाइन ऑफ कंट्रोल। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये बात तब से लेकर अब तक ऐसे ही चल रही है, तब से लेकर अब तक ऐसे ही चल रही है। लेकिन अब ये जो 2019 में स्टेटस वैसे ही है, लीगल स्टेटस, कि जी रेफरेंडम होना है, और जिधर लोग चाहेंगे उधर ही उनको भेज दिया जाएगा, पाकिस्तान के साथ या इंडिया के साथ। लेकिन 2019 में, अच्छा, और ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी है, ये याद रखें कि पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन में भी है और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी है कि इस स्टेट को बाकायदा इल्हाक नहीं किया जा सकता किसी भी कंट्री के साथ। ठीक हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पे बाहर से आके लोग आबाद नहीं किए जा सकते, बाहर से ला के लोग आबाद नहीं किए जा सकते, कि जी बाहर से लोग अगर ला के आबाद किए जाएंगे, कोई भी बाहर से बंदा आके यहाँ पे जमीन खरीद नहीं सकता। मतलब कश्मीर के एरिया में कोई इंडियन या पाकिस्तानी जाके जमीन नहीं खरीद सकता, लीगली बाउंड, ये बाइंडिंग है। ठीक है। तो इस वजह से, क्योंकि ये यूएनओ ने ये पाबंदी लगाई थी ताकि ये चीज जो है वो वहां उसी तरह से मौजूद रहे, और आबादी के तनासुब को चेंज ना किया जा सके। ठीक है, आबादी के तनासुब को चेंज ना किया जा सके, इसलिए फिर उन्होंने ये कहा था। अब ये जो आर्टिकल 370 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें ये सारी पाबंदी मौजूद है। लेकिन क्या हुआ कि इंडिया ने वो जो 370 आर्टिकल है उसको खत्म कर दिया, और खत्म करके अपने कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज की, और जो इंडियन कश्मीर है ना उसको अपने साथ इल्हाक करके एक सूबे का दर्जा दे दिया, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनली गलत था। और इसी वजह से उस वक्त इमरान खान की गवर्नमेंट थी, इन्होंने काफी इस हवाले से शोर मचाया, और पूरी दुनिया में इस मैसेज को लेके कि ये इंडिया कर नहीं सकता जो उन्होंने कर लिया। लेकिन यूनाइटेड नेशंस उसके ऊपर भी अभी तक खामोश है। ठीक है। और आज के दिन में सिचुएशन ये है कि इंडिया के अंडर जो है वो जम्मू कश्मीर और लद्दाख के एरियाज आते हैं, और पाकिस्तान के अंडर जो है वो आज़ाद कश्मीर और आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के एरियाज आते हैं। ठीक है, ये इस वक्त करंट स्टेटस है इसका, इस झगड़े का। अच्छा, अब डेमोग्राफी क्या है, अभी हम इसके बारे में जाकर थोड़ी सी मजीद बात करते हैं। डेमोग्राफी क्या है, कि जो रिलीजियस कंपोजिशन है इसमें मुस्लिम्स भी हैं, हिंदूज भी हैं और बुद्धिस्ट भी हैं इस पूरी स्टेट में। मुस्लिम सबसे ज्यादा हैं, हिंदूज उससे कम है और बुद्धिस्ट उससे कम है। और कश्मीरीज, इसमें एथनिक डाइवर्सिटी ये है कि कश्मीरीज, डोगराज और लद्दाख, ये एथनिक का मतलब कि कौमें कौन कौन सी पाई जाती हैं। अब जाहिर है कश्मीरी तो वो जो बेसिकली कश्मीरी हैं, लद्दाखी वो जो लद्दाख के रहने वाले हैं, डोगराज वो जो जम्मू में ज्यादा होते हैं, जम्मू में ज्यादा हैं, डोगर फैमिली। ठीक है, या और इस तरह के जो डोगरा फैमिली के जो कि पहले सिख थे या अब भी सिख हैं, ये वो लोग हैं। उनमें से बहुत सारे मुस्लिम्स भी हैं अब। अच्छा, और फिर लैंग्वेजेस कौन कौन सी बोली जाती हैं उसमें, कश्मीरी है, डोगरी है, लद्दाखी है और उर्दू है। अच्छा, अब आते हैं कि कश्मीर इशू में यूनाइटेड नेशंस का रोल क्या रहा। कुछ बातें जो मैं बता चुका हूं पहले, वो तो मेरा ख्याल है दोबारा से रिपीट करने की जरूरत नहीं है, कि 1947 की रेजोल्यूशन में सीज फायर हुआ और प्लेबिसाइड डिसाइड हुआ कि जी इस्तिस्वाब राय, रायशुमारी होनी है। यूनाइटेड नेशंस ने एक अपना कमीशन इसके लिए बना दिया, यूएनसीआईपी, यूनाइटेड नेशंस कमीशन फॉर इंडिया एंड कश्मीर, जो कि 1948 में बन गया था। ठीक है। और वहां पे इस्तिस्वाब राय, रायशुमारी होनी है, रेफरेंडम होना है, जो कि स्टिल अभी तक पेंडिंग है। ठीक है। और इस हवाले से
1950 में यूनाइटेड नेशंस के अंडर ही एक ये डिक्सन प्लान आया। डिक्सन प्लान ने कहा कि नॉर्दर्न एरिया और आज़ाद कश्मीर जो कि पाकिस्तान के पास है, वो पाकिस्तान ही को दे दिया जाए, लद्दाख इंडिया को दे दिया जाए, और पार्शियल प्लेबेसाइट हो जम्मू एंड वैली ऑफ कश्मीर में। मतलब जम्मू और कश्मीर वैली का जो एरिया है उसमें रायशुमारी हो जाए पार्शियल लेवल पे। ठीक है। अब जाहिर है जब आजाद जम्मू एंड कश्मीर पाकिस्तान के पास चला जाएगा तो जो बाकी इलाका रह जाएगा उसमें फिर रायशुमारी होगी ना, तो वो पार्शियल प्लेबिसाइट ही हो गया ना। पाकिस्तान ने भी इसको रिजेक्ट कर दिया इस आइडिया को, और इंडिया ने भी पूरी तरह से एक्सेप्ट तो नहीं किया लेकिन कंडीशनली एक्सेप्ट किया कि चलें ठीक है देख लेते हैं कर लेते हैं। पाकिस्तान ने रिजेक्ट इसलिए किया क्योंकि 1950 ये वो दौर था कि जब पाकिस्तान की पोजीशन इस हवाले से बड़ी ताकतवर थी, क्योंकि नई नई बात थी। अभी 3 साल पहले तो पार्टीशन हुई थी और ये उसूल तय हुआ था कि मेजॉरिटी पॉपुलेशन की बेस पे स्टेट्स जो हैं वो किसी भी कंट्री के साथ अटैच होंगी। तो पाकिस्तान ने इसलिए रिजेक्ट किया कि नहीं जी हमने तो पूरा कश्मीर लेना है, और इंडिया इस हवाले से बैक स्टेप पे था क्योंकि उस वक्त वो जुल्म में कर रहे थे। ठीक है, जुल्म तो खैर अभी भी कर रहे हैं, लेकिन कानूनी तौर पर कानूनी तौर पर तो खैर पाकिस्तान अब भी स्ट्रांग है, लेकिन अब पाकिस्तान के अपने हालात इस चीज की इजाजत नहीं देते कि पाकिस्तान इंडिया के साथ बहुत ज्यादा पंगा ले। तो बहरहाल 1950 में पाकिस्तान ने इसको रिजेक्ट किया। फिर 1950 से लेकर 60s ये वाला जो दौर था इसमें इंडिया ने कहा कि पाकिस्तान को अपनी फोर्सेस विड्रॉ करनी चाहिए पहले। पाकिस्तान ने कहा कि पहले इंडिया को अपनी फोर्सेस विड्रॉ करनी चाहिए, और जो यूनाइटेड नेशंस की ऑब्लिगेशंस हैं, रेजोल्यूशंस हैं, उनके मुताबिक इस मसले को हल करना चाहिए। ठीक है। मतलब यूनाइटेड नेशंस ने कहा है कि अपनी अपनी फोर्सेस विड्रॉ करें दोनों कंट्रीज, तो इंडिया ने कहा कि पहले पाकिस्तान विड्रॉ करे, और पाकिस्तान ने कहा कि पहले इंडिया विड्रॉ करे। बस वहीं पे मामलात जो है वो आगे चल नहीं सके। फिर 1962-63 ने भुट्टो और सोरेन सिंह के जो मुज़ाकरात हुए, ये वो मुज़ाकरात थे याद रखें जो कि अयूब खान दौर में हुए, जब भुट्टो पाकिस्तान की तरफ से, जुल्फ़िकार अली भुट्टो पाकिस्तान की तरफ से फॉरेन मिनिस्टर था, और सोरेन सिंह जो है वो इंडिया की तरफ से फॉरेन मिनिस्टर था। ठीक है। जिसमें उन्होंने ये सोचा कि पार्टीशन, जो स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है उसकी पार्टीशन कर दी जाए, पॉपुलेशन की कंपोजिशन को जहन में रखते हुए और रिवर्स के कंट्रोल को जहन में रखते हुए कि रिवर का, जो रिवर्स पाकिस्तान में आ रहे हैं उनका रिवर्स पाकिस्तान के, उनका कंट्रोल पाकिस्तान के पास रहे शुरू से ऊपर से, और जो रिवर्स इंडिया के हिस्से में आ रहे हैं उनका, इंडिया की तरफ जा रहे हैं उनका इंडिया के कब्जे में रहे उनका कंट्रोल। तो बाकी ये कि डिफेंस की रिक्वायरमेंट्स को जहन में रखते हुए और कश्मीरीज की विशेस को जहन में रखते हुए ये पार्टीशन कर दी जाए। अच्छा, ये 1962 में ये सोचा गया, मुज़ाकरात हुए। अच्छा, फिर 1970s और 80s में क्या हुआ कि बायलैटरल डायलॉग हुए, लेकिन मैं यहाँ पे एक बात आपको ये बता दूं कि 1972 में शिमला एग्रीमेंट हुआ, लेकिन शिमला एग्रीमेंट से पहले एक और बात आपको बतानी जरूरी है कि इससे पहले 1965 में पाकिस्तान और इंडिया की वॉर हो चुकी थी, और उस वॉर के नतीजे में पाकिस्तान जरा बैक स्टेप पे चला गया था, क्योंकि उस वॉर में पाकिस्तान का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था, और दूसरे लफ्जों में उस वॉर को रोकने का जो है वो भी पाकिस्तान ही का ज्यादा डिमांड थी। खैर इंडिया की भी थी। तो ताशकंद में, मुआहदा ताशकंद जो हुआ था उसमें एक हिक ये रखी गई थी, वो रूस ने करवाया था पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में एक दोस्ती का मुआहदा 1965 की वॉर के बाद, और उसमें ये शिक रखी गई थी कि पाकिस्तान और इंडिया अपने सारे मामलात जो हैं वो बायलैटरल, जो भी एग्रीमेंट्स हैं जो बायलैटरल लेवल पे हैं वो बायलैटरल लेवल पे ही हल करेगा। ठीक है। एक तो ये 1965 में जो मुआहदा ताशकंद हुआ उसमें ये कह दिया गया।
फिर उसके बाद शिमला एग्रीमेंट हुआ। अब शिमला एग्रीमेंट वो था जो 1972 में हुआ, जब भुट्टो जो है वो पाकिस्तान का सदर था, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, यानी कि मामलात सारे उसी के हाथ में थे। लेकिन ये जो शिमला एग्रीमेंट था ना, ये वो था जब के बांग्लादेश हमसे टूट के एक अलग मुल्क बन चुका था, 1971 में, ठीक है? तो उस वक़्त पाकिस्तान की जो हालत है वो मज़ीद कमज़ोर थी, क्योंकि पाकिस्तानी कोई 90,000 फ़ौजी तकरीबन इंडिया की कैद में थे और वो छुड़वाने थे। तो उसके लिए फिर इंडिया का जो शिमला एग्रीमेंट इंडिया के साथ पाकिस्तान ने किया, उसमें ऐसी बहुत सारी बातें पाकिस्तान ने समझ लें कि लिखवाई कि जिनकी वजह से कश्मीर इशू बैक साइड पे गया, क्योंकि मजबूरी ये थी कि हमें वो जो अपने फौजी है वो रिहा करवाने थे, ठीक है? और उसमें जो एक सबसे बड़ी बात ये थी, वो ये थी कि पाकिस्तान और इंडिया मिल के कश्मीर इशू का हल निकाल लेंगे, ठीक है? तो इस शिमला एग्रीमेंट के बाद फिर इंडिया का ये मौकफ हो गया कि जी चूंकि शिमला एग्रीमेंट में 1972 में ये कह दिया गया है कि पाकिस्तान कश्मीर इशू का जो भी सॉल्यूशन है वो मिलजुल के बायलैटरल लेवल पे करेंगे, तो इसलिए अब यूनाइटेड नेशंस को इसमें इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है, ठीक है? लेकिन पाकिस्तान का मौकफ ये है कि नहीं, यूनाइटेड नेशंस ने चूंकि कहा हुआ है, शिमला एग्रीमेंट एक अपनी जगह पे है, लेकिन शिमला एग्रीमेंट तो सिर्फ दो कौमों के दरमियान में था, पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में, ठीक है? लेकिन यूनाइटेड नेशंस तो पूरी दुनिया की है। तो अब जो इदारा पूरी दुनिया का है, उसकी उसकी बात ज्यादा बाइंडिंग है। इस वजह से कश्मीर में जो रायशुमारी का रेफरेंडम का जो एक फैसला यूनाइटेड नेशंस ने 1948 में किया था, उसके ऊपर ही अमल होना चाहिए, ठीक है? तो इस तरह से करके ये फिर इसके बाद बात आगे चली, और फिर इस हवाले से बहुत सारे और भी सॉल्यूशंस आए। तो एक कश्मीर स्टडी ग्रुप इंडिया में बना, एक थिंक टैंक है, KSG, कश्मीर स्टडी ग्रुप। इसके चेयरमैन एक कश्मीरी हैं, जो एक कश्मीरी बिजनेसमैन हैं, जो अमेरिका में रहते हैं, फारूक कटवारी। फारूक कटवारी जो हैं, उन्होंने एक सॉल्यूशन दिया इस थिंक टैंक ने। अमेरिकन थिंक टैंक है बेसिकली, लेकिन कश्मीर के ऊपर काम करता है, कश्मीर स्टडी ग्रुप इसको कहते हैं। उन्होंने ये कहा कि नॉर्दर्न एरियाज और आज़ाद जम्मू कश्मीर पाकिस्तान को दे दिए जाएं, और जम्मू एंड लद्दाख का एरिया जो है वो इंडिया को दे दिया जाए, और वैली ऑफ कश्मीर, जो वैली ऑफ कश्मीर है, जो असल इंटरनल एरिया है, जहाँ पे श्रीनगर और उसके सराउंडिंग एरियाज हैं, उसको एक इंडिपेंडेंट स्टेट डिक्लेयर कर दिया जाए, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे उसकी कोई भी पर्सनैलिटी ना हो, यानी कि वो एक अलग मुल्क ना समझा जाए, वो एक अलग मुल्क तो ना समझा जाए, लेकिन उसको पाकिस्तान और इंडिया दोनों के कंट्रोल से निकाल दिया जाए। इस सॉल्यूशन को पाकिस्तान और इंडिया दोनों ने रिजेक्ट कर दिया। इस सॉल्यूशन को पाकिस्तान और इंडिया दोनों रिजेक्ट इसलिए किया, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया ये नहीं ये सोचा कि पाकिस्तान की भी ख्वाहिशात पूरी नहीं हो रही थी, इंडिया की भी नहीं हो रही थी, ये बात तो अपनी जगह पे ठीक है। लेकिन मसला ये हुआ कि ये जो दरमियान में वैली ऑफ कश्मीर को है ना जी, इंडिपेंडेंट कर दिया जाए और वो अलग से कंट्री भी ना हो, तो इसमें होना ये था कि वहां पे यूनाइटेड नेशंस की फौजें आके बैठ जानी थी, और यूनाइटेड नेशंस की फौजों का मतलब है अमेरिका की फौजें, तो इसका मतलब है कि अमेरिका ने उस एरिया को कंट्रोल करना था। और ये असल में इस वजह से ये आई थी, ये वाली सजेशन, क्योंकि जाहिर है कश्मीर स्टडी ग्रुप जो है वो अमेरिका में है, तो अमेरिकन गवर्नमेंट ने ही असल में इसको स्पॉन्सर किया था, इस वाले आइडिया को, ताकि बिल्कुल चाइना के सर पे बैठ के ना चाइना को कंट्रोल किया जाए और अमेरिका करे। तो ये बात फिर इसलिए पाकिस्तान और इंडिया दोनों में से, और इंडिया को भी कंट्रोल किया जाए और पाकिस्तान को भी, सबको किया जाए। तो इसलिए फिर इसकी जो है ना वो किसी भी तरफ से जो है ना इसको नहीं माना गया। और प्रेजेंट डे सिचुएशन फिर ये है कि जी यूएन का मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप जो है वो इंडिया और पाकिस्तान के लिए वो मौजूद है, जो कि कश्मीर में मौजूद है। अच्छा, अब उसके लिए
जो है ना वो स्टिल उसी तरह से आपको मैंने जैसे बताया कि स्टैंड ऑफ की पोजीशन है। पॉसिबल सॉल्यूशंस इसके क्या हो सकते हैं, बड़े-बड़े लोगों ने दिए हुए हैं। तो एक सॉल्यूशन तो ये है कि स्टेटस को जैसे चलता है उसको वैसे ही चलने दिया जाए, ठीक है? चलने दिया जाए और उसी को इंटरनेशनल बॉर्डर जो है वो डिक्लेयर कर दिया जाए, ठीक है? एक तो ये सॉल्यूशन है। और लेकिन दूसरे लफ्ज़ों में ये तो कोई सॉल्यूशन ही नहीं है ना फिर। दोनों कंट्रीज़ में से किसी भी ख्वाहिशात नहीं पूरी हो रही, ठीक है? तो दोनों नहीं मानेंगे इसे शायद। अच्छा, दूसरी बात कि कश्मीर पार्टीशन ऑफ कश्मीर विद सम एडजस्टमेंट्स, और वो एडजस्टमेंट्स क्या हैं कि ये कुछ एडजस्टमेंट कर ली जाएँ और कुछ एरियाज़ इंडिया को, कुछ पाकिस्तान को दे के कुछ पार्टीशन बस कर दी जाए। ये पाकिस्तान और इंडिया की तरफ से थोड़ी बहुत इसके लिए हुआ कि हाँ, चलें ये हो सकता है। मुशर्रफ दौर में इस पे काम हुआ था। प्लेबिसाइट अंडर द यूएन ऑस्पाइसेस, मतलब यूनाइटेड नेशंस के अंदर जो है ना उसके छतरी में एक प्लेबिसाइट करवा दिया जाए। प्लेबिसाइट का मतलब रेफरेंडम। और तीसरा ये है कि इंडिपेंडेंस ऑफ कश्मीर, ये कश्मीर जो है उसको एक टोटल इंडिपेंडेंट स्टेट के तौर पर, एक कंट्री के तौर पर एक्सेप्ट कर लिया जाए। अब ये जो बात है, ये पाकिस्तान और इंडिया दोनों के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, लेकिन कश्मीरीज़ में ये सोच बहरहाल ये पैदा हो रही है और कश्मीरीज़ इस चीज़ को जो है ना वो इम्पोर्टेंस दे रहे हैं कि हाँ, ऐसे होना चाहिए। तो इस तरह से ये सारी मैंने आपके सामने चीज़ें रखी हैं। मज़ीद अगर आपके ज़हन में कोई क्वेश्चन है तो वो आप क्लास में भी कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।